अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हु इज़ कंसिडर्ड द फिटेस्ट अमंग ऑल। तो डार्विन ने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, सबसे ज़्यादा जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करेगा, वो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। What is the combination of natural selection and genetics called? So आपके पास जो डार्विन थे उनकी नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसमें जेनेटिक बेसिस के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी कि उसको जेनेटिक से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। सो आप नेचुरल सिलेक्शन को जब थोड़ा मॉडर्नाइज करके एक्सप्लेन करते हो तो उसको आप नियो डार्विनिज्म कहते हो, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नियो डार्विनिज्म। Neo Darwinism is also known by which other name? That is modern synthetic theory. Which field of science was combined with Darwin's natural selection to form Neo Darwinism? So हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास नियो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। What is the correct evolutionary sequence of vertebrates from earliest to latest? So इसमें सबसे पहले आपके पास fishes थी, उन fishes से आपके पास amphibians बने थे, then reptiles, then birds और last class जो आपकी थी वो mammals थे. So the correct option is option number C. Which of the following best defines homologous structures? So homologous और analogous को याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है कि जो homologous होते हैं वो structurally सेम होते हैं। तो सिर्फ एक बात याद रखने की है कि homologous का मतलब है कि इनका स्ट्रक्चर सेम होगा। तो जब इनका स्ट्रक्चर सेम होगा तो मतलब इनका फंक्शन डिफरेंट होगा और फिर जो एनालोगस ऑर्गन है वो इनका अपोजिट हो जाएगा। द forelimb of human, bat, whale and horse are the examples of. So इस तरह के MCQs में ना आपने जस्ट ये देखना होता है कि आपको जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो किस टाइप के इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, सो आपके पास जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में होते हैं। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो इंसान, एक बैट, एक व्हेल और एक हॉर्स जो है ये बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहेंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा लेकिन उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल अलग होगा। सही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एनालोगस स्ट्रक्चर्स? तो एनालोगस होमोलोगस का ऑपोजिट होगा। होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होता है तो एनालोगस में स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। Analogous structures are found in organisms living in the same environment. This phenomena is called so आपके पास जो homologous structures होते हैं ना वो कॉमन एंसेस्टर्स से इवोल्व हुए हुए होते हैं। मतलब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के जो एंसेस्टर्स होते हैं मतलब उनके जो आबाओ अजदाद कहना चाहिए वो सेम होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने एंसेस्टर्स से डाइवर्ट हो जाते हैं। सो इस बात से आपने याद रखना है कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है वो होमोलोगस है और जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है वो एनालोगस है। The wings of butterfly and the wings of a bird perform the same function but are structurally different. These are the examples of. So very easy कि जब आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाए लेकिन आप सेम काम कर रहे हो तो वो आपके पास एनालोगस स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। और वैसे भी अगर यहाँ पर आपको ये ना बताया जाता कि इनका सेम फंक्शन है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है और सिर्फ ये कहा जाता कि बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर हैं तो ये आपके पास एनालोगस होगा बिकॉज ये एक ही तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं।